स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, नेशनल इनकम का हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करें थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर के बेस पर ही आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। जो आपका ये चैप्टर है थर्ड चैप्टर यानी मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, इसी के बेस पर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलेगा। देखिए बेटा, यहां आपका चैप्टर है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के आपके 3 मेथड्स हैं, ठीक है। 3 मेथड कौन कौन से? फर्स्ट मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड जिसको वैल्यू एडिड मेथड भी कहा जाता है। प्रोडक्ट मेथड है आपका फर्स्ट मेथड, इसको वैल्यू एडिड मेथड भी कहा जाता है। सेकंड है आपका इनकम मेथड और थर्ड आपका है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो नेशनल इनकम निकालने के आपके यहां पर 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन प्रोडक्ट मेथड, सेकंड वन इनकम मेथड, थर्ड वन एक्सपेंडिचर मेथड। एग्जाम में आपके इन दोनों मेथड में से ही एक मेथड आता है। प्रायोरिटी रहती है इनकम मेथड की, सेकेंडरी रहती है एक्सपेंडिचर मेथड की, ठीक है। सो इस चैप्टर में आप लोग बस ये 3 टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं, इनके फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड विच मेजर नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन। इसमें हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू एडिशन करके। बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमिक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड को हम लोग इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, value added is the difference between value of output of enterprise and the value of intermediate cost. What is value of output? Sale. इस मेथड का पहले मैं आपको फॉर्मूला करा दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, प्रोडक्ट मेथड से क्या फॉर्मूला होता है? सेल प्लस change in stock, sale plus change in stock minus intermediate consumption। फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये आपका फॉर्मूला होता है। किस चीज का फॉर्मूला होता है ये आपका फॉर्मूला है वैल्यू एडिशन मेथड का, यानी प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है नेशनल इनकम निकालने के लिए। जो आप पहला मेथड पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट मेथड, उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आपको बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखिए अब यहां पर आपका टॉपिक क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? तो यहां पर आप सेल बोल दो या आउटपुट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? आउटपुट बोल दो या सेल बोल दो, एक ही बात है। आपने फॉर्मूला किया ना सेल, सेल की जगह आउटपुट भी लिख सकते हैं आप लोग, गलत नहीं है। सेल वर्ड भी यूज हो सकता है और आउटपुट वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं चेंज इन स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट ऑल इनपुट अदर देन फैक्टर इनपुट ऑफ लैंड लेबर कैपिटल। देखो फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर।
जो नॉन फैक्टरी इनपुट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, जैसे रॉ मटेरियल। ठीक है, प्राइमरीली इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। आपने पढ़ा हुआ है कि इनपुट्स जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट। तो फैक्टर इनपुट कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और नॉन फैक्टर इनपुट कौन सा होता है? रॉ मटेरियल। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में नॉन फैक्टर इनपुट आएगा, यानी रॉ मटेरियल वगैरह आएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या आएगा? नॉन फैक्टर इनपुट। सो आपको समझ आ गया, क्लियर है? इसमें इतने थ्योरी पोर्शन हमें जो मैं बताऊंगा वही करना है। अभी आपको सिर्फ समझना ही है कि प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। सेल यानी आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, आपने प्रोडक्ट मेथड यूज किया, प्रोडक्ट मेथड से ये वाला फॉर्मूला यूज किया, आपको सबकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, इनकी वैल्यूज क्वेश्चन में दी होगी आपको। इस मेथड से आप जो निकालोगे, आपका प्रोडक्ट मेथड है, इस मेथड से आप जो निकालोगे, जो वैल्यू आपके पास आएगी वो वैल्यू क्या आएगी बेटा? जीडीपी एट एमपी आएगी। ये ध्यान रखना। इस मेथड से आपने फॉर्मूला यूज किया सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई? जीडीपी एट एमपी आएगी। क्या आएगी? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? जीडीपी एट एमपी। चलिए आगे देखिए। प्रिकॉशंस, हाँ थ्योरी में प्रिकॉशंस करना आपको। प्रिकॉशन जो है वो थ्योरी पोर्शन के अंदर आ सकते हैं इनकी। जब आप वैल्यू एडिड मेथड यूज कर रहे हो, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे? प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड। जब आप ये मेथड यूज कर रहे हो तो कौन कौन से प्रिकॉशंस ध्यान में रखोगे? फर्स्ट प्रिकॉशन, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट अकाउंटेड because value of second hand good is already accounted for during the year when they were produced. सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं लेते। पहले प्रिकॉशन क्या है बेटा? जो सेकेंड हैंड गुड्स होता है उसकी वैल्यू कभी भी हम लोग जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वो गुड्स सोल्ड किया होगा या बनाया होगा तो उस टाइम उसकी वैल्यू ऐड कर ली होगी। अब अगेन उस गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है तो अगर दोबारा हम वैल्यू ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगी डबल काउंटिंग। कोई बाइक है, जब वो बाइक बनाया गया, बेचा गया, तो उसकी वैल्यू हमने 60,000 हमारी जीडीपी में ऐड कर ली। अब एक साल बाद वो बाइक 40,000 बेचा जा रहा है तो 40,000 फिर काउंट हो जाएंगे जीडीपी के अंदर, जबकि बाइक तो सिंगल वही है। तो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। Commission earned on account of sale and purchase of second hand good is included in national income. हाँ, अगर सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज या सेल करने पर कोई कमीशन चार्ज हो रहा है, कमीशन लिया या दिया जा रहा है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा क्योंकि वो तो फ्रेश इनकम है। ठीक है ना? सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज के ऊपर जो कमीशन अर्न किया जा रहा है वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। ठीक है? ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट while estimating value added because these goods are like those produced for the market. They are simply not sold owing to their need by the producer themselves. Car used by the car producer for transport their employees. कहता है कि कोई अपने गुड्स अपने कंजप्शन के लिए बनाया है। owing account production of goods of the producing unit is taken into account while estimating value added. अगर हमने अपने खुद के कंजप्शन के लिए कोई गुड बनाया है तो वो भी नेशनल इनकम में क्या होगा? इंक्लूड होगा। सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई गुड बनाया गया है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। Imputed value of production for self consumption is taken into account again because these goods are like those produced for the market. Wheat produced and consumed by the farming family themselves. ये पॉइंट सेम वही है। ऊपर वाला पॉइंट ये है, हमने अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई गुड बनाया है तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा।
हमने कोई गुड बनाया और बाद में उसको अपने यूज के लिए यूज कर लिया तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट होगा। पहले 4 पॉइंट क्लियर है आपको। पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा, सेकेंड हैंड गुड की परचेज और सेल इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज पर कोई कमीशन पेड किया जा रहा है या मिल रहा है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। खुद की कंजप्शन के लिए कोई गुड्स बनाया गया है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ। जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। मान लो कोई एक ब्रेड बनाने का प्रोसेस है, ब्रेड बनाने के लिए मैंने आटा लिया तो आटा जो है उसकी वैल्यू नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगी। ब्रेड की जो फाइनल वैल्यू होगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। imputed rent of the owner occupied house is to be taken into account because all houses have rental value no matter these are self occupied या rented out। आपने कोई घर है, घर अपने खुद के रहने के लिए यूज कर रखे हैं तो उसका imputed rent मानकर नेशनल इनकम में काउंट होगा। हम मानकर चलते हैं कि हर घर की क्या होती है, रेंटल वैल्यू होती है, चाहे वो खुद के लिए यूज किया जाए चाहे वो रेंटेड आउट किया जाए, सेल्फ ऑक्यूपाइड किया जाए या रेंटेड आउट किया जाए, हर घर की क्या होती है, रेंटल वैल्यू। तो इंप्यूटेड रेंट काउंट करके हर घर की रेंटल वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट कंसिडर्ड बाय नेशनल इनकम सिंपली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू। एग्जाम्पल सर्विस ऑफ हाउस वाइफ्स। कहता है हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विसेज ली, जैसे घर में पेरेंट्स की सर्विसेज या हाउस वाइफ की सर्विस, ठीक है, उनकी वैल्यू कभी भी मेजर नहीं की जा सकती। उनके लिए हम लेबर काउंट नहीं कर सकते। जो हाउस वाइफ वर्क करती है घर के लिए या जो मम्मी काम करती है घर के लिए उसकी हम वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, द वैल्यू एडिड इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल टू द कंपनसेशन एम्प्लॉय ओनली। मतलब मान लो जो एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दिया जा रहा है, लैंड के बदले में जो रेंट दिया जा रहा है, वो सब नेशनल इनकम में काउंट होगा। ठीक है, आपको 6 या 7 पॉइंट बहुत है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रिकॉशंस बताइए इसके मेथड के, तो 6 या 7 पॉइंट बहुत है आपके। पहले 4 पॉइंट समझ आ गए थे। 5th पॉइंट क्या कह रहे हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। इंप्यूटेड रेंट काउंट करेंगे अपने घर का और नेशनल इनकम में काउंट होगा वो। और जो घर के मेंबर्स हैं उनकी सर्विसेज की वैल्यू काउंट नहीं हो सकती। और जो गवर्नमेंट सेक्टर अपने एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दे रहा है, ठीक है, द वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल टू द कंपनसेशन एम्प्लॉय ओनली। It is because data regarding rent and interest are not available for this sector. Profit just does not exist because all that is produced is meant for collective consumption, not for sale in the market. यानी कहना चाह रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में हम सिर्फ कंपनसेशन लेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सिर्फ जो एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दिया जाता है सिर्फ वो कंपनसेशन लेंगे। किसके लिए? गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। ठीक है, आ रही है बात समझ? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक ही चीज की वैल्यू को 2 बार काउंट करना, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, जैसे सपोज करो यहां पर एक फार्मर है, फार्मर ने वीट सेल किया। किसको सेल किया वीट? मिल वाले को। कितने का? 200 का। मिल वाले ने उसको फ्लोर में कन्वर्ट करके सेल किया 300 का। फिर आगे किसको सेल किया मिल वाले ने? बेकरी वाले को। बेकरी वाले ने आगे सेल किया ब्रेड बनाकर कस्टमर को 400 का। देखिए ध्यान से,
फार्मर ने वीट को सेल किया मिल वाले को 200 का, मिल वाले ने फ्लोर में कन्वर्ट करके बेकरी वाले को सेल किया 300 का, बेकरी वाले ने सेल कर आगे ब्रेड में कन्वर्ट कर सेल किया 400 का। अगर हम फार्मर टू मिल वाले की वैल्यू ले लें तो कितनी हो गई 200, मिल प्लस बेकरी वाले की वैल्यू लें 300, बेकरी प्लस कस्टमर ले तो 400, यानी ये बन गया 900। ब्रेड की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी आ गई 900 आ गई, जबकि ब्रेड की वैल्यू तो 400 है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग ऐसे ले 200 प्लस 300 प्लस 400 तो कितनी आ जाएगी 900, यानी जीडीपी में कितना काउंट होगा 900, जो कि गलत है। यानी यहां से यहां जाते टाइम कितना डिफरेंस हुआ 100 का, यहां से यहां जाते टाइम कितना डिफरेंस हुआ 100 का। तो कहता है ये प्रॉब्लम डबल काउंटिंग है। अगर हम एक ही चीज, क्योंकि 300 में 200 इंक्लूड है, 400 में 300 इंक्लूड है, अगर हम ये ले लेते हैं तो इसका मतलब हमने क्या कर दी डबल काउंटिंग कर दी। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एक ही चीज की वैल्यू 2 बार लेना, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, एक चीज की वैल्यू जब हम 2 बार ले लें तो वो क्या कहलाएगी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आपको कहलाएगी यहां पर। ठीक है, अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम समझ आ गई क्या होती है। भी मैंने यहां 200 ले लिया, फिर 300 ले लिया, 300 में 200 इंक्लूड है, 400 में 200 इंक्लूड है, ये 300 भी इंक्लूड है। यानी इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जब एक चीज की वैल्यू कई बार क्या कर लेना काउंट कर लेना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके 2 मेथड है, 2 मेथड है यहां पर। या तो हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू ले लें, फिर 200 ले लिया, फिर इनका जो गैप है, गैप कितने का है 100 का, गैप 100 का ले लिया, इनका गैप कितने का है 100 का, आ गया ना 400। तो 2 तरीके होते हैं, या तो हम क्या ले लें फाइनल वैल्यू ले लें, फाइनल वैल्यू कितनी थी 400, या तो हम 400 लें फाइनल वैल्यू ले लें। 2 तरीके होते हैं इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, या तो हम आउटपुट की फाइनल वैल्यू लें, या हम वैल्यू एड लें। वैल्यू एड समझ गए, 200 इसने कितनी वैल्यू ऐड करी 100, इसने कितनी वैल्यू ऐड करी 100। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं यहां पर इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। या तो हम फाइनल आउटपुट फाइनल वैल्यू लें, जो आउटपुट हम बना रहे हैं हम उसकी क्या लें फाइनल वैल्यू लें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जो हम प्रोसेस जो हमारा चल रहा है, हर प्रोसेस में जो वैल्यू ऐड हुई है सिर्फ वो वैल्यू ऐड ले। ठीक है, या तो फाइनल वैल्यू लें या फिर क्या लें वैल्यू ऐड लें, सिर्फ जितना वैल्यू ऐड हम लोग कर रहे हैं वो वैल्यू ऐड ले लें। क्लियर है बात, समझ आ रही है यहां पर, आगे टॉपिक समझ। ठीक है, फाइनल आउटपुट मेथड या फिर वैल्यू ऐड मेथड। चलिए न्यूमेरिकल देखिए, हम इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं आज। न्यूमेरिकल देखो, आपको ग्रोस वैल्यू एडेड ऐड करनी है, ग्रोस वैल्यू एडेड निकालनी है। आपको क्या निकालनी है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। यहां 2 फर्म है, फर्म ए है और फर्म बी है, दोनों की क्या निकालनी है वैल्यू एडेड। और उसके बाद सेकंड पार्ट क्या आपका, आपको ग्रोस वैल्यू एडेड निकालनी है या जीडीपी और एफसी निकालना, वो बात की बात है। अब आपको 2 फर्म की वैल्यू एड निकालनी है तो आपको अलग अलग वैल्यू एड निकालनी होगी। पहले ए फर्म की वैल्यू एडिड और फिर बी फर्म की वैल्यू एडिड। देखो पहला क्या दिया, मैं ए फर्म की लूंगा पहले, सेल बाय फर्म ए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। फॉर्मूला याद आपको। सबसे पहले देखो सेल, सेल बाय फर्म ए फर्म की सेल कितनी है 100, फर्म ए की सेल ले लो, सेल बाय फर्म ए 100। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म ए ने फर्म बी से परचेज किया, फर्म ए ने फर्म बी से क्या किया परचेज। तो फर्म ए के लिए क्या है ये परचेज है, परचेज को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। परचेज जो होती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये ध्यान रखना। तो परचेज क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, परचेज फ्रॉम फर्म बी माइनस 40 लाख। आ रही है बात समझ, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेल थी, सेल ले ली ए फर्म की, परचेज थी, परचेज ले ली। अब थर्ड पॉइंट देखो, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, बी फर्म ने फर्म ए से परचेज किया, बी फर्म ने फर्म ए से परचेज किया, तो फर्म ए के लिए क्या है ये सेल है, फर्म ए के लिए क्या है ये सेल है ना बेटा।
फर्म बी ने परचेज किया फर्म ए से, तो ए के लिए सेल हुई, क्या इसको भी काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने फर्म ए की टोटल सेल ले ली। यहां पर देखो, मुझे फर्म ए की ये टोटल सेल दी हुई है, यानी इस सेल में ये भी इंक्लूड है। मुझे फर्म ए की टोटल सेल दी हुई है, इसका मतलब इस सेल में ये भी इंक्लूड है। ठीक है, दोबारा नहीं लेंगे इसको। परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, फर्म ए की परचेज फर्म बी की परचेज फर्म ए से, यानी फर्म ए के लिए सेल है ये। ठीक है, इसको नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। सेल बाय फर्म बी नहीं लेना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ नहीं करना, बस इतना सा आपको करना है, तो आपके पास फर्म ए की वैल्यू एड आ जाएगी। आगे ना फर्म ए की वैल्यू एड। चलिए, इसी तरीके से आप फर्म बी की निकाल लो। फर्म बी की सेल, सेल बाय फर्म बी मैंने ले ली 200 लाख। फर्म बी की सेल ले ली। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए ने बी से परचेज करा, तो ये बी की सेल है। ए ने बी से परचेज करा तो बी की सेल है ना ये, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये इस सेल में क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है, क्योंकि टोटल सेल दी है, टोटल सेल में वो इंक्लूड है। बी ने ए से परचेज करा, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, बी ने ए से परचेज करा, तो ये बी की क्या है, परचेज है, इसको लेंगे। बी ने ए से परचेज करा है, वो माइनस हो जाएगा। बी का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, बी का ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। निकाल लोगे इस तरीके से, तो ए की वैल्यू एड आ गई और बी की वैल्यू एड आ गई। दोनों को प्लस कर लो तो ग्रॉस वैल्यू एड आ जाएगी दोनों की। ठीक है, अगर हम दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। दोनों को प्लस करें तो इसकी 55 थी और इसकी 130, तो टोटल कितनी हो गई, 185 हो गई। ये आपका क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी। बताया था ना मैंने आपको, इस तरीके से क्या आता है, जीडीपी एट एमपी आता है। निकालना क्या क्वेश्चन में आपको, जीडीपी एट एफसी निकालना है। सेकंड पार्ट इसका देखो, जीडीपी एट एफसी निकालना है। तो जी का जी सेम है, डी का डी सेम है, पी का पी सेम है, एमपी से एफसी में जाना है। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस। ध्यान हो आपको, फॉर्मूले सारे याद करने हैं, फॉर्मूले याद करना आपको पड़ेगा, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस। क्वेश्चन में सिर्फ मुझे इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी नहीं दी, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो 30। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बताइए समझ। चलिए प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, बाकी का आगे टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।